स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर भारत वगैरह आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने एकेडमी के चैनल CL कैरियर एकेडमी नानोल पर। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी होगी वो यह पहला टेस्ट पेपर था जो हमने अपने ऐप पर अपलोड किया है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग यूट्यूब चैनल पर बनाने वाले हैं अभी। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दो सब्जेक्ट्स में आपको मोस्टली प्रॉब्लम आएगी, तो इन्हीं की सॉल्यूशंस आपको चैनल के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद भी जीके इंग्लिश में कोई रिगार्डिंग में कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए तो आप हमें व्हाट्सएप पर या ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज 1 का सॉल्यूशन है जो एसएससी सीजीएल का पेपर लिया गया था कल। क्वेश्चन नंबर 51 मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो रहा था 51वें क्वेश्चन से। तो 51वां क्वेश्चन सभी लोग पढ़ें और फटाफट से सॉल्यूशन देखें इसका क्या आएगा। ठीक है, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको पता लगे कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने अपने तरीके से सॉल्व किया, जो मेरा मेथड है उसमें कितना डिफरेंस आएगा। जितना आपको शॉर्ट तरीका बताया जा सकता है उस तरीके को अप्लाई करना, आगे जो भी क्वेश्चन हो, आगे जो भी पेपर आप लोग दें। ठीक है, 51 क्वेश्चन था कि एक नाव चालक नाव को स्थान A से B तक चलाता है, वापस A पर लौटता है, यानी जा भी रहा है वापस आ रहा है। A और B के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 21 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को जा करके वापस आकर के तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे। अब मुझे इन्फॉर्मेशन एक और दी गई है कि अनुप्रवाह में, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रवाह क्या होता है। अनुप्रवाह होता है स्टूडेंट्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में। तो कोई भी नाव या कोई भी व्यक्ति अगर धारा की दिशा में जाएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा स्ट्रीम का, इसलिए इसे अनुप्रवाह कहा जाता है। और इस केस में जो स्पीड आती है वो आती है B+S। ये सभी लोग जानते हैं। B का मतलब स्पीड फॉर बोट, S का मतलब स्पीड फॉर स्ट्रीम, धारा की चाल। तो ये आ जाएगी अनुप्रवाह की चाल। ठीक है, तो अनुप्रवाह में 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय कितना है? जितना भी समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह में, ऊर्ध्व प्रवाह होता है स्टूडेंट्स अप स्ट्रीम। अब भाई अप स्ट्रीम क्या होता है? जब कोई भी नाव या कोई भी व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अप स्ट्रीम, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह। तो उतने ही समय में अप स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? 3 किलोमीटर। यानी टाइमिंग आपको सेम दिया हुआ है। और टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस 7 है, स्पीड हो जाएगी B+S क्योंकि अनुप्रवाह दिया हुआ है। अच्छा, दूसरे वाले केस में डिस्टेंस 3 है, स्पीड हो जाएगी B-S क्योंकि आपको अप स्ट्रीम दिया हुआ है और दोनों का टाइमिंग क्या बोल रहा है? सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, B-S यहाँ आएगा, B+S पहले से दिया हुआ है और ये आ जाएगा 3/7। ये रेशो आ गया 3/7। ठीक है, अब यहाँ आपको ना सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? मुझे ये सोचना है कि इन दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है, इन दो नंबर का एडिशन कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ऐसे कौन से दो नंबर मैथमेटिक्स के अंदर हो सकते हैं जिनका एडिशन 7 आए और डिफरेंस 3 आए? क्या हो सकता है? 5 और 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है सर। 5 + 2 7 होगा, 5 में से 2 माइनस हो गया, 3 आ गया। तो बड़ा वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा 5 को और छोटा वाला नंबर रिप्रेजेंट करेगा 2 को। इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल 5 आ चुकी है और धारा की चाल कितनी आ रही है? 2 ऑप्शन में होगा 2 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कहीं पर भी आपको स्टार्टिंग वाली चीज़ें काम में नहीं लेनी थी, आप केवल इनका रेशो देख सकते थे कि 7:3 तभी आ सकता है डिफरेंस और एडिशन का, जब आप लोग एडिशन 5 + 2 से करेंगे, डिफरेंस किससे लेंगे? 5 - 2 से। आंसर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल है। नाव की चाल पूछता तो 5 आता। अच्छा सर, क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर? ये जो 21 और 10 दिया हुआ है किसी काम का है क्या? बिल्कुल काम का है। आपको क्रॉस चेक भी करना है कि 2 आपका आंसर सही है गलत है। कैसे चेक करेंगे? वर्बली चेक करना है ना। जाकर वापस आने में समय कितना लगता है? 10 घंटे। मैं सपोज करता हूं कि जाते समय स्पीड, जाते समय डायरेक्शन सेम है, तो जाते समय अगर डायरेक्शन सेम होगी तो टाइम कितना लगेगा भाई? जाते समय दूरी 21 है, जाते समय हो जाएगा B+S, 5 + 2 7। अच्छा, आते समय भी डिस्टेंस तो 21 है, पर आते समय डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो 5 में से 2 माइनस होगा, 3 आएगा। जाते समय 3 घंटे, आते समय 7 घंटे, 7 और 3 कितना आ गया? 10। तो ये चीज़ें प्रूफ हो रही है क्या? तो ये चीज़ अगर प्रूफ हो रही है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही है। आपका आंसर आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये 51 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। बड़ा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को ना, क्योंकि क्वेश्चन एक बार में जब स्टूडेंट सॉल्व करने बैठता है तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं जिससे आपका आंसर मैच नहीं होता है। फटाफट से पढ़ते हैं। हमारे पास 425 रुपये हैं। ये 425 रुपये मुझे 4 पुरुष 5 महिलाएं और 6 बच्चों के बीच में बांटने। ठीक है, ध्यान रखना। पुरुष कितने हैं? नंबर ऑफ मेल आपको 4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुमेन आपको 5 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको 6 दिए हुए हैं। अब बोला गया कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के बीच में जो हिस्सा है ना, वो बढ़ता है 9:8:4 के रेशो में। मुझसे पूछा जा रहा है कि एक महिला का हिस्सा कितना होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन कितनी दी गई है? 5। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 महिलाओं को कितने पैसे मिले ये निकाल पाएं। तो 5 महिलाओं को सपोज कीजिए 100 रुपये मिले होंगे, तो एक महिला को 20 रुपये। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या करना है। मुझे जो रेशो दिया हुआ है इसको मैं काम में लूँगा। यहाँ पर 9:8
4। पर ये रेशो किस किस का है? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे का। पर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बताया गया है पुरुष कितने हैं। पुरुष यहाँ पर सर आपको 4 दिए हुए हैं, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा महिलाएं कितनी है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई। बच्चे कितने? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो आएगा 36, 8 पंजे 40, 6 चौक 24। ये रेशो आ चुका है। आपको लग रहा है कि रेशो मॉडिफाई हो रहा है, किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो बेशक आप इस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। सर मैं 4 से कैंसिल करना चाहूँगा, बिल्कुल करो भाई। 4 नाम 36, 10 बार, 6 बार, रेशो आ गया 9:10:6। अनुपात क्या आ चुका है? 9:10:6। अच्छा इस अनुपात में पैसा बांटना है, इस अनुपात में पैसा बांटना है। पैसे हैं कितने हमारे पास? सर पैसे तो 425 दिए हुए हैं, तो 425 को अगर मैं 9:10:6 में बांटूंगा तो देखो कितना कितना हिस्सा आएगा। एडिशन कितना आएगा? देखिए 10 और 9 19, 19 और 6 25 होते हैं। इसका मतलब 25 का मान 425 दिया हुआ है, तो 25 का मान अगर 425 दिया हुआ है तो एक का मान मैं निकाल सकता हूँ। एक का मान कितना आएगा भाई? 25 से कम 25, 25 सत्ते 175, एक का मान 17 आ चुका है। एक का मान अगर 17 आया है तो यहाँ देखना ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं और ये क्या दिया हुआ है? बच्चे दिए हुए हैं। एक का मान अगर 17 आया है तो मैं 8 का मान निकाल सकता हूँ, मैं 10 का मान भी निकाल सकता हूँ, जिसका मान निकालना चाहे। महिलाओं के बारे में पूछा गया 10 का मान निकालिए, एक का मान 17, तो आप कह सकते हैं सर 10 का मान हो जाएगा 10 × 17 170। तो 170 रुपीज़ इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ क्योंकि 170 रुपये एक महिला के पास नहीं गए हैं। मैं स्टार्टिंग में बताते आया हूँ कि आपको जो प्राइस मिलेगी वो हमेशा टोटल कैंडिडेट्स की मिलेगी। तो 5 महिलाओं के पास 170 रुपये हैं, तो एक महिला के पास बटे में 5 आएगा, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। ये 34 आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा सर इस क्वेश्चन में अगर हम लोगों से पूछता कि एक पुरुष को कितने मिले, बिल्कुल पूछ सकता है। तो एक पुरुष को कितने मिले, क्या करते हैं हम लोग? 1 की वैल्यू 17 आई है तो 9 की वैल्यू निकालते हैं 17 × 9। और एक पुरुष के बारे में पूछा गया तो मैं 4 से डिवाइड करता, वो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स में आता। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 53। मुझे लगता है किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया होगा। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को बेचता है, पहली वस्तु को तो 10% के लॉस पर और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, किंतु अंत में हानि और ना लाभ होता है, मतलब कि ना तो उसे लॉस हो रहा है ना उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए कि किसी भी शॉपकीपर को या आप खुद हैं, आपने कोई आर्टिकल बेचा, आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जितने में आपने परचेज किया उतने में आपने बेचा, यानी कि आपकी जो टोटल सीपी है, जो टोटल सीपी है वो बराबर होगा टोटल एसपी के। तभी मैं कह सकता हूँ भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कुछ हाथ में आया ना मैंने कुछ गवाया, इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझते हैं आप सभी, सेलिंग प्राइस 30,000 रुपये दिया हुआ है। अभी आपको मैंने समझाया था कि इस वाले क्वेश्चन में एसपी और सीपी सेम है, तो जब मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एसपी 30,000 है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सीपी भी कितना है? 30,000 है। तो दोनों आर्टिकल्स का मिलाकर के सीपी कितना हो गया? 30,000। मुझसे पूछा गया उनके क्रय मूल्य में अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, आप एलिगेशन लगा सकते हैं, आप आर्टिकल को एक्स मान सकते हैं, कुछ भी करें, आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। तो एलिगेशन अप्लाई कीजिए। हम लोग एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल 10% लॉस, तो 10% लॉस को मैं क्या कंसिडर करूँगा? 90। सेकेंड आर्टिकल 15% प्रॉफिट, तो उसे मैं क्या कंसिडर करूंगा? 115। अच्छा टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बीच में कितना आ जाएगा? 100। इसी क्वेश्चन में चेंजेस हो सकते थे, आपसे बोल सकता था कि ओवरऑल 5% का लॉस हो रहा है तो 95 आता बीच में, अगर 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो 105 आता। अभी सर कुछ नहीं बोला तो 100 आ गया। डिफरेंस लूंगा यहाँ पर 10 का आएगा, यहाँ डिफरेंस लूंगा 15 का आएगा। रेशो आ गया 5 × 15, 5 दूनी 10, 3:2। तो जो मेरे पास टोटल कॉस्ट है 30,000, उसको मैं 3:2 में बांट सकता हूँ। तो उससे मुझे पता लग जाएगा पहला आर्टिकल कितने का है, सेकंड कितने का है। पर मुझसे पूछा ही नहीं है, मुझसे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ ना। तो देखो आप दोनों का एडिशन कितना है? 3 और 2 5। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि दोनों आर्टिकल 5 रुपये के हैं। क्वेश्चन कह रहा चाह रहा है कि नहीं भाई दोनों आर्टिकल 30,000 के हैं, तो इसका मतलब 5 का मान 30,000। तो 5 का मान 30,000, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस 1 का ही तो आ रहा है। 5 का मान 30,000, तो 1 का मान कितना आ गया? 6,000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? बिल्कुल प्रॉफिट लॉस का अच्छा भी क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। अगर आप बेसिक से करेंगे आपको टाइम लगेगा, एलिगेशन अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर सकता है। अब देखिए ना तो मुझे स्पीड पता है ना मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे इतना पता है कि उसको तय करने में कितने घंटे लगे, 30 घंटे। तो स्पीड को अगर मैं एस मान के चलूँ तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मुझे टाइम पता है 30 घंटे, ये पहली प्रोसेस आपको दी गई है। अब बोल रहा है कि यदि वो अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे, तो 1/15 भाग की कमी कर रहा है, इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई 14/15। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1/3 कम हो रहा है तो बचा कितना 2/3, 1/5 कम हो रहा है तो बचा कितना 4/5। कैसे माइनस करना होता है, 15 में से 1 माइनस कर दो। तो अब स्पीड हो चुकी है 14/15s, ये स्पीड हो चुकी है। अच्छा, तो वह पहले उतने ही समय का मतलब टाइमिंग आपको अभी भी 30 घंटे दिया हुआ है, पहले की तुलना में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो पहले डिस्टेंस को अगर मैंने d माना है, अब डिस्टेंस कितना आएगा d-10, ये डिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। रेशो अगर मैं लूंगा, देखिए s से s कैंसिल होगा, 30 से 30 कैंसिल होगा, 15 ऊपर शिफ्ट होगा, तो 15/14 बराबर d/d-10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, 15d माइनस 150 बराबर 14d। तो d का मान कितना आ गया, 150 आ गया। चलिए, क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा ही नहीं है, डिस्टेंस पूछता तो मेरा आंसर कितना आता, 150 किलोमीटर। पर हमसे पूछा गया है कि उसकी स्पीड कितनी है, तो d/30 करने से s का मान आएगा। तो भाई s का मान कितना आ गया, 150/30। आंसर आ चुका है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है बात वाली स्पीड कितनी है, बात वाली स्पीड इस तरीके से निकाल सकते हैं, 14/15 इंटू एस, 5 से 15 3 बार, 14/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये कम में खरीदा होता, 100 रुपये कम में बेचा होता, तो उसका जो लाभ है वो कितना % अधिक होता, 4% अधिक होता भाई। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, CP कितना है, फटाफट देखें एक बार। 20% कितना होता है, 20% स्टूडेंट्स होता है 1/5। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि 5 रुपये अगर CP है, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो SP कितना आएगा, 6 आएगा। पर चूंकि मैं CP और SP को 5 और 6 मान के नहीं चल सकता, तो 5 और 6 का मल्टीपल मान लेते हैं। ये आ गया 5x और ये आ गया 6x। अब क्या बोल रहा है, 100 रुपये कम में खरीदता तो 100 मैंने माइनस किया, 100 रुपये कम में बेचता, फिर से मैंने 100 माइनस किया। पहले की तुलना में 4% अधिक का लाभ होता, तो 20% तो मुझे पहले ही हो चुका है। 20 और 4 कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24% के लाभ का मतलब क्या है, 24% कितना होता है, 4/25, 25 और 4 29/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोगों को आंसर मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, 4/25, 24% देखें फटाफट से कितना होता है एक बार, 24/100, 4 से काटें, 6/25 आएगा यहाँ पर। तो 25 CP है, 25 और 6 31 SP होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें फटाफट से एक बार, 5x इंटू 31 कितना आएगा, 5 × 5 5 × 15 135x, 25 सिक्के 31 इंटू 100 3100 बराबर 150x माइनस 2500 आ गया। और ये इधर आके माइनस होगा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 15x बराबर 600 आ रहा है। इस तरीके से आप लोग आंसर निकालेंगे। आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। स्टूडेंट्स एक बार देखें यहाँ पर, 31 इंटू 5 कितना आएगा, 5 × 5 5 × 15, ये 155 आएगा। और यहाँ शिफ्ट होगा तो 155 माइनस 150, ये 5x आएगा। सीधे 5x ही आ गया आपके पास। और मुझसे CP पूछा है, और CP मैंने कितना माना था, 5 का मल्टीपल 5x, तो आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ SP कितना आएगा, 6x आएगा। तो 5x का मान 600 है, तो आप x का मान निकाल सकते हैं 120, 12 × 72 720 आपका आंसर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, वैध मत क्या होते हैं आपके, वैलिड वोट्स होते हैं। ठीक है, वैध मतों का 80% मत मिला जीतने वाले उम्मीदवार को, और कुल 1,80,000 मतों के 10% मत अवैध है। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा इनवैलिड कितना है। इनवैलिड आपको 10% दिया हुआ है, तो 1,80,000 का 10% कितना आएगा भाई, 1,80,000 का 10% आएगा 18,000। 18,000 माइनस कर दूंगा तो वैलिड वोट्स कितने आ गए, 1,80,000 में से 18,000 माइनस करना है। आप चाहें तो पहले 1,80,000 में से 20,000 माइनस कर दें, 1,60,000 आएगा। अच्छा, फिर 2,000 और जोड़ देना तो 1,62,000। ये 18,000 मैंने माइनस किया। क्यों किया मैंने माइनस भाई, साफ साफ बोला गया है कि 10% वोट इनवैलिड किसी काम के नहीं है। तो 1,80,000 का 10% कितना आएगा, 18,000 आएगा। 18,000 माइनस किया तो वैलिड कितने, 1,62,000। अब मुझसे बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या कितनी है, तो ये वैलिड है। मुझे अच्छे से पता है कि 1,62,000 का 80% पहले वाले बंदे को मिल रहा है, तो सेकंड के हिस्से में केवल 20% आएगा, क्योंकि कोई भी वोट्स अपने आप में टोटल 100 होता है। तो 1,62,000 का 20% कितना आएगा फिर, इंटू 20/100,
कर सकते हैं आप लोग, ये कैंसिल हो चुका है, 2 जीरो पहले से है, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 32,400 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, 32,400 वोट। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड उम्मीदवार को वोट कितने मिल रहे हैं, 32,000। आपसे और क्या पूछ सकता है? देखिए आप लोग है ना, हर चीज़ के लिए तैयार है कि आपसे और चीज़ें क्या पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट को कितने मिलेंगे, तो मैं 80% का आंसर निकालूंगा। मुझसे पूछ सकता है कि दोनों के वोटों में अंतर कितने का है, तो अंतर की वैल्यू निकालनी होगी, तो 80 में से 20 माइनस करेंगे, तब जा करके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 1650 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज, 1800 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एक निश्चित समय के लिए 30 रुपये कम है, तो समय ज्ञात कीजिए। डिफरेंस आपको 30 रुपये दिया हुआ है, रेट आपको 4% दी हुई है। अच्छा, ब्याज का अंतर 30 रुपये किस किस में, 1650 का 4%, 1800 का 4%, किसी निश्चित समय के लिए, तब जाके अंतर आ रहा है 30 रुपये का। तो मुझे टाइमिंग अभी नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनका 4% निकालने नहीं बैठूंगा, मुझे इसका डिफरेंस लेना है पहले। 1650 और 1800 का डिफरेंस कितना आएगा, 150 आएगा। इस डिफरेंस का 4% निकाल लो, 150 इंटू 4 कितना आने वाला है, 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 रुपये। यानी कि समय अगर 1 साल होता तो अंतर मुझे 6 रुपये का मिलेगा, समय 2 साल होगा 12 का मिलेगा, समय 3 साल होगा 18 का मिलेगा। मुझे कितना अंतर चाहिए, 30 रुपये का। तो 6 को 30 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, 5 से करूंगा ना, तो समय कितना हो गया, 5 साल। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 साल आ रहा है। देखिए जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि सर बहुत फास्ट जा रहा है, तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए हुए हैं। आपके पास अच्छे से ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करते रहें, रिप्ले करते रहें, जब तक आपको समझ में ना आए। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के अंदर अच्छे से आपको पता होना चाहिए, मैंने हर क्लास में आपको समझाया है कि कभी भी किन्हीं दो आकृतियों को आपस में चेंज करेंगे, पिघलाकर करेंगे, उन्हें तोड़कर करेंगे, उस केस में वॉल्यूम हमेशा सेम रहना चाहिए, पिघलाने से पहले, पिघलाने के बाद। मतलब मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गेंद, ठोस गेंद को मैंने पिघलाया है। ठोस गेंद किस में आएगा, स्फीयर में आएगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पिघलाने से पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आपको 6 दी हुई है, 6 का क्यूब। ठीक है, अब उसे पिघला करके ना, दो गेंदों की त्रिज्या आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो तीसरी गेंद की रेडियस पूछी गई हम लोगों से। तो पिघलाने से पहले वॉल्यूम ये था, पिघलाने के बाद तीनों गेंदों के वॉल्यूम को निकाल के मैं ऐड कर दूंगा, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखें फटाफट से एक बार, 4/3 पाई, पहली वाली जो गेंद है उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 का क्यूब आएगा, प्लस 4/3 पाई, सेकेंड गेंद का कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 का क्यूब आएगा। और थर्ड वाले केस में 4/3 पाई, रेडियस को मैंने आर मान लिया, स्मॉल आर मान सकते हैं, आर क्यूब। ये आपको सॉल्व करना है। अब आप लोग ना 4/3 पाई को सॉल्व करने मत बैठना, आप सभी को दिखाई दे रहा है कि सर 4/3 तो कॉमन आ गया ना, कॉमन आ गया तो काटो फटाफट से, पाई भी कॉमन आ गया, पाई को भी काट दीजिए। अब ये छोटे से नंबर से इनका क्यूब हमें पता होना चाहिए, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और यहाँ पर दिया हुआ है आर का क्यूब। तो रेडियस पूछा है। ठीक है, अब आप देखें फटाफट से, 6 सेंटीमीटर तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, ये अकेली अगर 6 सेंटीमीटर हो गई तो यहाँ पर भी तो 6 दिया हुआ है, तो ये तो किसी काम के है ही नहीं। अच्छा, आंसर पॉइंट्स में वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो डाटा आपका पॉइंट्स में आना चाहिए। ये एडिशन बिल्कुल फिक्स दिया हुआ, पॉइंट्स में नहीं है, तो पॉइंट वाली भी हटा दो तो समझ तो ये बच गया। तो आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। किसी के मन में आ रहा है कि सर क्रॉस चेक करके बताओ, पूरा बताओ, आप तो हमें है ना पूरे पैसे दिए हैं। सुनो भाई, पूरा सुनो, 216 दिया हुआ है, 3 का क्यूब 27, 64 आ रहा है, 27 और 64 कितना होगा, 7 और 4 11, 1 6 और 2 8 और 1 9, 91 माइनस कीजिए फटाफट से, 6 में से 1 गया 5, 21 में से 9 गए 16 और 9 21 होते हैं, सॉरी 12 और 9 21 होते हैं। 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ठीक है, इससे पहले जो बताया था वो कहलाता है कॉमन सेंस, जो कि मैथ्स में अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको अपना टाइम बचाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में 150 रन बनाए थे, दूसरे टेस्ट मैच में उसका रन पहले वाले मैच के रन से 5/6 में था। तो पहले अगर उसने 5 बनाए होंगे तो बाद में 6 बनाए। वो बोल रहा है कि पहले 150 बनाया, तो पहले मैच में 5 का मान आपको 150 दिया हुआ है, तो रेशो दिया हुआ है, देखिए 5 का मान 150, 1 का मान 30, तो फिर 6 का मान कितना आ गया, 180 आ गया। तो पहले मैच का स्कोर 150, सेकंड का 180। अब ये क्या बोल रहा है कि तीसरे टेस्ट मैच में उसका रन दूसरे मैच से 4:3 के अनुपात में, यानी दूसरे में अगर 4 है, देखिए सेकंड और थर्ड, दूसरे में अगर 4 है तो तीसरे में कितना है, 3 है, 4:3 के अनुपात में घट गया। मैं अच्छे से जानता हूं कि सेकंड पारी में उसने 4 नहीं 180 बनाए, इसका मतलब 4 का मान 180, 4 का मान 180, तो 1 का मान कितना आएगा, 45 आएगा। ये कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। 4 चौक 16, 4 पंजे 20,
एक का मान अगर 45 तो फिर 3 का मान 45 दिया, 135 आ गया। तो मुझे तीनों पारियों का स्कोर पता लग गया। पहली पारी में 150, सेकंड पारी में 180 और थर्ड में कितना आ गया, 135 आ गया। इंडिविजुअल पूछता तो मैं आंसर बता देता, मुझसे एवरेज पूछा है। देखिए फटाफट देखें क्या पूछा गया भाई, सभी मैचों में उसका औसत कितना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो भी आपको दिया हुआ है उसका ऐड करें। क्या क्या दिया हुआ है, 150, 180, 135। तो भाई 150, 180 और 135 आपका आंसर एडिशन हो गया। बटे में कितना आएगा, 3 आएगा। 3 पारियां हैं, जोड़े फटाफट से। 5 आ रहा है लास्ट में, 5 आ गया भाई। अच्छा ये 8 और 3 11, 11 और 5 कितना होता है, 16, 6 हासिल 1, 4, 465 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 155। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन छोटे क्वेश्चन में जितना ज़्यादा करोगे ना उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 60, 59 तक के क्वेश्चन हम लोग सभी सॉल्व कर चुके हैं। 60वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझते हुए चलिएगा, इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया कि एक चीता एक हिरण से 50 छलांग पीछे है। देखिए चीता और हिरण के बीच में रिलेटिव कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। इनके बीच में डिस्टेंस ना मीटर की फॉर्म में ना देकर छलांग की फॉर्म में दी हुई है कि चीता हिरण से 50 छलांग पीछे है। अच्छा स्पीड कितनी है, 5 छलांग पर मिनट, 4 छलांग पर मिनट। और आगे बोला गया है यदि प्रत्येक छलांग में चीता और हिरण क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर की दूरी तय करते हैं। अब ध्यान दीजिए एक बार, चीता जो है वो एक छलांग के अंदर 8 मीटर और 1 मिनट में कितनी छलांग लगाता है, 5 मीटर। तो 8 पंजे 40 हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि चीते की स्पीड कितनी है, 40 मीटर प्रति मिनट। ये चीता की स्पीड है। ठीक है, वापस सुन लें एक बार, 1 मिनट में 5 छलांग, एक छलांग में 8 मीटर, तो 8 पंजे 40 हो गया। जहाँ अगर मैं हिरण की बात करूँ तो हिरण देखना एक छलांग में 5 मीटर, एक छलांग में 5 मीटर, 1 मिनट में 4 छलांग, तो 5 चौके 20 हो गया। तो इसका मतलब 20 मीटर पर मिनट। ये किसकी स्पीड है, हिरण की स्पीड है। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड मैं निकालूंगा, सापेक्ष चाल वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी 40 माइनस 20, 20 मीटर पर मिनट। ये आगे रिलेटिव स्पीड। अच्छा डिस्टेंस की बात करूँ मैं, चीता हिरण से 50 छलांग पीछे, इसका मतलब चीता अगर हिरण को पकड़ना चाहता है तो उसको कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, 50 छलांग। और चीता एक छलांग में 8 मीटर की दूरी तय करता है, तो इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 8 × 50, 400 मीटर। ये डिस्टेंस आ चुकी है 400 मीटर। 400 मीटर की डिस्टेंस को 20 मीटर पर मिनट की स्पीड से तय करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 400 डिवाइड बाई 20, 20 मिनट। यानी चीता जो है ना वो 20 मिनट तक दौड़ेगा, तब जाके हिरण उसके कब्जे में आ सकता है, उसको मिल सकता है। तो 20 मिनट उसको दौड़ाना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चीते को कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो चीता कितना दौड़ा है, 20 मिनट। तो 20 मिनट में कुछ ना कुछ दौड़ा होगा, वही डाटा आप लोगों से पूछा गया है। तो कैसे पता करेंगे, फटाफट देखो एक बार। चीते की स्पीड थी 5 छलांग पर मिनट, यानी 1 मिनट में चीता 5 छलांग लगाता है। तो 20 मिनट में कितनी छलांग लगाएगा, 20 मिनट में सर छलांग हो जाएंगी 5 × 20, 100 छलांग। मतलब कि अगर ये पूछता कि चीते को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी हिरण को पकड़ने के लिए, तो मेरा आंसर होता कि 100 छलांग लगानी पड़ेंगी हिरण को पकड़ने के लिए। अब मेरा आंसर मीटर में आना चाहिए। इसका मतलब चीता एक छलांग में 8 मीटर जाता है, तो वही चीता 100 छलांग में कितने मीटर जाएगा, दूरी आ जाएगी 100 × 8, 100 मल्टीप्लाई बाई 8। आंसर कितना आ गया, 800 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ रही है। अच्छा हिरण कितना चला होगा, हिरण के लिए भी हम लोग सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझसे चीते के बारे में पूछा गया तो आंसर कितना आएगा, 100 × 8, 800 आ गया। इसको रिपीट करके देखना है इस क्वेश्चन को वापस से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर 61। एक आदमी 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपये में एक ट्रक खरीदता है। ट्रक खरीदने की कीमत का 2% वार्षिक मरम्मत पर। अच्छा 2.5 लाख का 2% कैसे निकालेंगे, 2.5 लाख का 10% 25,000, 1% 2500, तो 2% कितना आ गया, 5,000। तो यानी कि 2.5 लाख तो ट्रक खरीदा, उसके अलावा उसने 5,000 और ऐड किए मरम्मत के ऊपर एनुअली, वार्षिक। ठीक है, फिर बोल रहा है इसके साथ साथ उस आदमी को 2,000 रुपये का कर जमा कराना पड़ता है। तो इसका मतलब 2,000 रुपये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने का पड़ा भाई, ये टोटल पड़ा 2,57,000, 2,57,000 का उसको ट्रक पड़ा है। वह व्यक्ति उस ट्रक को प्रतिमाह कितने किराए पर दे जिससे कि उसे प्रतिवर्ष कुल धनराशि का 15% भाग निवेश के रूप में मिले। यानी कि जो राशि है ना, इसका 15% उसको निवेश के रूप में मिलना चाहिए, 2,57,000 का। ठीक है, अच्छा 2,57,000 का 15% पहले निकालते, कितना आ रहा है, 2,57,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100। चलो भाई कैंसिल हो गया, ये निकालते हैं 0,
15 सत्ते कितने होंगे 105, 10 15 5 75 85, 5 8 15 दूनी 30 और 8 कितना हो गया 38, ये आ रहा है 38,550, 38,550 आ रहा है। पर ये सालाना है। उसने पूछा है कि मासिक कितना खर्चा कर सकता है, मासिक कुल कितना किराए पे दे। तो ये अगर एक वर्ष के अंदर 38,500 है तो माह के कितने आएंगे, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करो भाई, 12 3 36 होते हैं, 3000 के आसपास। 2 ऑप्शन है, चलो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 12 3 36 कितना बचा 2 25, 12 दूनी 24, 32 आती है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर सकते हैं, आगे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, पर फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। 12 दूनी 24, 1 बचेगा 15, 12 एकम 12 आएगा, कितना बचा 3, फिर 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, 3,212.50 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखें, 62 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए इसको। ABC की 3 माध्यिकाएं AD, BE और CF है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग क्या करते हैं एडवांस मैथ में ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आती छोड़ के आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं। आपको 3 मीडियंस दी हुई हैं, 3 आपको माध्यिकाएं दी हुई हैं AD, BE और CF के नाम से। ठीक है, एक बात सभी को पता होना चाहिए कि तीनों मीडियंस का, ट्राइंगल के अंदर जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, वो कहलाता है आपका केंद्रक, सेंट्रॉइड। तो जी का क्या लाएगा, केंद्रक होगा, सेंट्रॉइड होगा। अब मुझसे क्या बोल रहा है कि इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC का जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60। ट्राइंगल ABC आपका बराबर है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज BDGF का एरिया कितना आएगा। BDGF कहाँ है भाई, BDGF ये रहा, BDGF। ये वाली जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ये शेप जो है क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। मुझसे इसका एरिया पूछा गया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आप लोग कभी भी 3 मीडियंस मिलकर पूरे के पूरे ट्राइंगल को ना 600 में बांटते हैं। देखें आप लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 6 के 6 जो पार्ट होते हैं वो आपस में एरिया के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल अगर 600 में बटा हुआ है तो ये जो 60 है वो भी 600 में बटा हुआ होगा, यानी कि 6 का मान 60 आ गया, तो 1 का मान 10 आ जाएगा। मुझसे पूछा है चतुर्भुज का एरिया कितना है, तो आप खुद देखो कि BDGF के अंदर कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो जब 1 का मान 10 है तो सर 2 का मान 20 हो जाएगा ना, आंसर आ गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मुझसे अगर ये पूछता कि AGF का एरिया कितना है, AGF के अंदर कितने ट्राइंगल हैं, एक ही ट्राइंगल है, तो 1 का मान कितना है 10, आंसर आता 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, पर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 63। विवेक के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाले एक रसायन है। रसायन में पानी किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए, यानी रसायन की जो वैल्यू आपको दी हुई है 25 रुपये प्रति लीटर। ये केमिकल है, 25 है। ठीक है, अच्छा, मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को, देखिए पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसकी प्राइस हम लोग जनरली जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि पानी आपको मुफ्त में मिलेगा। दूध के अंदर पानी मिलाओ, केमिकल के अंदर पानी मिलाओ, पानी की कॉस्ट को इनिशियली जीरो लेके चलना। केमिकल कितने का है, 25 का है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने पे आपसे क्या बोल रहा है कि मैंने मिक्सचर को 20 रुपये में बेचा और बेचने पर मुझे 25% का लाभ हो गया। एक बात ध्यान रखना आप लोग सभी, सर हम लोग यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, CP लेके चल रहे हैं। केमिकल का CP 25, वाटर की कॉस्ट प्राइस 0। तो एलिगेशन में मैं बीच में जो भी डाटा लिखूंगा वो CP होना चाहिए, SP नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में जो 20 दिया हुआ है ना, SP दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मैं इसको CP में कन्वर्ट देखो कैसे कर सकता हूँ। 25% का प्रॉफिट हो रहा है 20 में बेचने पर, तो 20 × 100 डिवाइड बाई 25% का प्रॉफिट 125, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 चौक 16 आ गया। तो CP कितना रहा होगा, 16 रहा होगा। CP निकालने के बहुत तरीके हैं, अगर आपको SP पता है। तो मिड में क्या आ गया भाई, 16 आ गया। अब एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 16 आएगा। तो रेशो कितना आ गया, 16:9। तो किस अनुपात में पानी को मिलाया जाएगा, 16:9 में पानी को मिलाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर B है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। 100 संतरों को 350 रुपये में खरीदा गया और उन्हें 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा गया, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज मैं कब निकाल सकता हूँ, जब मुझे टोटल CP और टोटल SP पता है। तो मुझे टोटल SP जो दिया गया है 350 रुपये में खरीदा गया, इसका मतलब CP मुझे पता है 350। अब मैं SP निकालना चाहता हूँ। अब देखना SP कैसे निकालेंगे। बोला गया 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा गया। 48 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है कि 12 संतरे मैंने कितने बेचे बच्चों, 48 में बेचे हैं। तो 12 का मान अगर 48 रुपये है, 12 संतरे का जो SP है वो अगर 48 रुपये है, तो एक का कितना आएगा, 12 चौक 48, 4। एक का अगर 4 रुपये आएगा तो 100 संतरे थे, 100 के 100 बेचे हैं, एक भी बचाया नहीं उसने अपने पास। तो टोटल SP कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। यही क्वेश्चन आपका खत्म हो गया कि 350 रुपये CP है, 400 रुपये SP है।
तो 350 में खरीदा, 400 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है सर 50 का। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कहाँ होगा? प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे होगा, 50 बटे 350 इंटू 100। कैंसिल, 5 सत्ते 35, 1/7 कितना होता है? 1/7 परसेंटेज में अच्छे से आपको समझाया भी गया है, याद भी कराया गया है। 1/7 14.28 या 14 से 2/7 होता है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि CP कम है, SP ज़्यादा है। आया समझ? अगला क्वेश्चन देखें एक बार। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65। नेहा किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है, जबकि वर्तिका उस कार्य को 25 दिन। भाई नेहा कितने दिन में कर रही है? 20 दिन। वर्तिका कितने दिन में कर रही है? 25 दिन। अब बोला गया है कि मोनिका की सहायता से वह इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब नेहा, वर्तिका और मोनिका तीनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा? सर एलसीएम 100 आ जाएगा। ये 5 बार कैंसिल होगा, ये 4 बार कैंसिल होगा और ये 10 बार कैंसिल होगा। फटाफट सुनना एक बार। ये जितना भी डिवाइड करने के बाद नंबर आता है, आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, एफिशिएंसी आती है, क्षमता आती है, ठीक है। तो नेहा की क्षमता कितनी है? 5। वर्तिका की कितनी है? 4। 10 किसकी एफिशिएंसी? तीनों की। इसका मतलब मोनिका की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5 और 4, 9 को माइनस करें 10 में से 9 माइनस होगा। मोनिका की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है। अब मुझसे क्या बोला गया है? कार्य पूरा होने पर 700 रुपये मिलते हैं। तो बताओ मोनिका के हिस्से में कितने पैसे आएंगे? तो भाई पहले देखो मोनिका ने काम कितना किया है। मोनिका की एफिशिएंसी 1 आ रही है आउट ऑफ 10। इसका मतलब मोनिका का जो हिस्सा होगा वो 1/10 होगा। उसकी एफिशिएंसी टोटल 10 थी, मोनिका की 1 है, तो 1/10 इसका हिस्सा होगा। किसका? आउट ऑफ 700। तो भाई मोनिका के ना हिस्से में ना केवल 70 रुपये आएंगे, 70 रुपये मात्र। ऑप्शन नंबर सी है। अगर मैं नेहा के बारे में पूछूं तो नेहा की एफिशिएंसी 5 है। 5/10 कितना आएगा? हाफ आएगा। 700 का हाफ 350, 350 तो भाई नेहा ले जाएगी। अब वर्तिका के हिस्से में कितना आएगा? 4/10, 2/5। उसके बाद जो बचेगा वो मोनिका के हिस्से में आएगा। तो हिस्सा कितना आ गया? 70 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, ये ज्योमेट्री में एज अ थ्योरम के रूप में हम लोग काम में लेते हैं। तो आपको ये चीज़ याद भी मैं करवा दूंगा कि ये थ्योरम किस तरीके से आपको याद करनी है। पहले समझ लेते हैं बेसिक क्या है इसका ना। क्वेश्चन देखो, ABC में C समकोण है। C समकोण यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। और ध्यान से समझते हुए चलना है, इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है, केवल समझना है। तो C वाला जो एंगल है उसको 90 बना दीजिए। बाकी आप A और B किसी को भी डिनोट कर सकते हैं, क्वेश्चन का फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझसे क्या बोल रहा है? यदि P तथा Q क्रमशः CA तथा CB के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट्स है, तो CA का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? P दिया हुआ है। CB का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? Q दिया हुआ है। ये मिड पॉइंट्स हैं, मध्य बिंदु है। इस बात का बेहद ध्यान रखा जाए। क्यों रखा जाए अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं हमसे? तो 4 ऑफ AQ²। देखिए हमें कहीं ना कहीं पर AQ काम में लेना पड़ेगा। तो AQ को काम में लेने के लिए A से मैंने Q को मिला दिया, ये AQ कहलाएगा, ठीक है। प्लस BP²। तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर B से P को भी मिलाना पड़ेगा, ये होगा आपका BP²। अब ये किसके बराबर है? ये 4BC² के ट्वाइस ऑफ AC, ट्वाइस ऑफ BC या 5 ऑफ AB। ये भी समझ में आ जाएगा आंसर क्या आने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार। अब देखिए मैं ट्राइंगल क्या क्या ले सकता हूँ। पहली बात, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूँ, ये जो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी मैं बात करूँ, पाइथागोरस अप्लाई हो सकता है। पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ भाई, AC C के सामने AB है, इसका मतलब ये होगा कि AB का जो स्क्वायर है वो होगा रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, ये मेरे आगे काम में आने वाला है। अब ध्यान दें, ये बात तो चलो मुझे समझ में आ गई। अब मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, अच्छे सुनना एक बार। अब मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या नाम है भाई इसका? कौन है? ट्राइंगल ACQ में। देखिए समझते हो, चलिए आपको याद तो करना ही है, पर फिर भी आपको मेथड पता होना चाहिए। ACQ में इस ट्राइंगल में मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल C 90 है। एंगल C अगर 90 है तो C के सामने कौन सी भुजा है? AQ है। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूँगा तो मैं कह नहीं सकता क्या AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस CQ का होल स्क्वायर। कहीं को दिक्कत? सर आपने AQ का स्क्वायर क्यों निकाला? भाई मुझे सपने नहीं आएंगे, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना AQ, तो मुझे AQ का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अच्छा आगे सुनिए भाई, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है BP का स्क्वायर। तो देखो BP कहाँ से मिलेगा? इस ट्राइंगल से। आप इस क्वेश्चन को खुद से ना सॉल्व जरूर करना मेरे कराने के बाद, जिससे आप लोग कॉन्फिडेंस में आए कि हम लोग भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। BP का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्राइंगल BPC में।
एंगल सी वापस से 90 दिया हुआ है, सी के सामने कौन सी भुजा है भाई, बीपी है। तो मैं कह सकता हूँ कि बीपी का स्क्वायर बराबर होगा पीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, देखिए बेसिक यही है इसका, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए आपको यही तरीका बताया जा रहा है। बाद में मैं आपको रटा दूंगा कि थ्योरम याद कैसे करनी है। अब सुनो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, दोनों का एडिशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करूँगा। भाई ऐड करते हैं एक बार, देखो ऐड करने पर ये आएगा ए क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस को मैंने आपस में जोड़ दिया। जोड़ूंगा तो यहाँ ध्यान देना एक बार, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो एक बार, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी के स्क्वायर के, स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है तो ये ए बी के स्क्वायर के बराबर हो गया भाई। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। सर अभी 2 चीज़ और बची हुई है, एक तो सी क्यू का स्क्वायर और पी सी का स्क्वायर, इनको भी ऐड कर देते हैं, सी क्यू का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। ठीक है, अभी प्रॉपर आंसर नहीं आया क्योंकि इस फॉर्मेट में एक भी ऑप्शन नहीं है, पर आपका आंसर मिलने वाला है। अब क्या बचा हुआ देखो, ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, इसमें छिड़कानी नहीं कर रहे, ए बी का स्क्वायर, इसमें भी मुझे कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अब बचा हुआ सी क्यू और पी सी। देखो मैं सी क्यू को क्या बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था मिड पॉइंट है, तो सी क्यू किसका आधा होगा, बी सी का, सी क्यू बी सी का आधा है। तो क्या मैं सी क्यू को, ए बी का स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, क्या मैं सी क्यू को बी सी बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, होल स्क्वायर तो पहले से है, सी क्यू को मैंने लिख दिया बी सी बाई 2। चलो आगे बढ़ो, अब क्या बचा हुआ है, पी सी बचा हुआ है। सर पी सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, पी सी किसका हाफ है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो पी सी किसका हाफ होगा, ए बी का, तो पी सी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए पी सी हम लोगों ने क्या लिखा है, पी सी जो है वो ए बी का नहीं स्टूडेंट्स, ए सी का हाफ है, ये आएगा ए सी बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ए बी के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ए बी जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। देखो इसी स्टेप को मैं आगे कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ए बी का स्क्वायर आपको पहले से दिया हुआ है प्लस, अब यहाँ देखना दोनों के बटे में 2 दिया हुआ है क्या, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, दोनों में 4 एलसीएम आ सकता है, तो दोनों के नीचे मैंने 4 एलसीएम लिख दिया। क्या बचेगा फिर ऊपर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब वापस सुनो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ए बी का स्क्वायर आ चुका है। अब 4 अगर मैं पूरे में एलसीएम लूँगा तो यह आ जाएगा 4 ए बी स्क्वायर प्लस 1 5 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 ए बी स्क्वायर बाय 4 बराबर में कितना, बराबर में ये ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 को अगर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 5 ए बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको याद कर रखना आप सोलो, क्योंकि ये चीज़ अगर पहले से याद होगी ना तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस किया वो डायरेक्टली 5 ए बी स्क्वायर लिख के आगे बढ़ जाएंगे, वरना बाकी लोग हमारी तुम्हारी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बेसिक मेथड पता होना कंपलसरी है ज्योमेट्री के अंदर। मुझे याद क्या रखना है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको छोड़कर बाकी दोनों साइड्स पे अगर कोई मिड पॉइंट है यानी मीडियंस खींची जाए, तो आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे, जैसे कि क्यू अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो रिलेशन ए क्यू और बी क्यू के बारे में पूछेगा। ए से मैंने क्यू को मिलाया ए क्यू, बी से मैंने पी को मिलाया बी पी, ये दोनों क्या है, मीडियंस है, माध्यिका है। माध्यिका काम क्या करती है, माध्यिका सामने वाले मिड पॉइंट को मिलाती है, तो ये मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो ए क्यू का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर जो होता है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का जो स्क्वायर होता है वो 5/4 टाइम्स होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण के स्क्वायर के, 5/4 गुना होता है। ठीक है, अब इसने 4 को यहाँ शिफ्ट किया तो आंसर 5 ए बी स्क्वायर आ गया। 4 नहीं होता तो आंसर 5/4 ए बी स्क्वायर आता। अगर मैं आपसे पूछता कि इसके 16 टाइम्स का मान कितना होगा तो मेरा आंसर क्या होता, इंटू 16, 4 बार तो मेरा आंसर आता 20 ए बी स्क्वायर। तो जो बेसिक थी वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑप्शन से टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। मुझसे पूछा गया 2500 से 3000 के बीच वे संख्याएं कौन कौन सी हैं जो कि 21, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित हैं, कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो बाकी लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे फिर उसको मल्टीपल देखेंगे तब जाके आपको आंसर निकालना है, ऐसा नहीं करना है। मैं सबसे पहली बात देखिए एक बार,
24 और 28 कौन से नंबर है? इवन नंबर, इवन नंबर आएगी सम संख्या, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा इवन नंबर के जो भी मल्टीपल आएंगे ना वो हमेशा इवन होंगे, यानी कि सम संख्या का भाग केवल और केवल सम में जा सकता है, विषम के अंदर नहीं जा सकता। 4 का भाग 16 में जा सकता है, 20 में जा सकता है, क्या कभी ऑड नंबर 27 के अंदर, 31 के अंदर जा सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि नंबर अगर 24 और 28, 24 और 28 इन दोनों का अगर मल्टीपल है तो नंबर डेफिनेटली एक इवन नंबर होगा, ऑड नंबर नहीं हो सकता। अब आप देखें फटाफट से एक बार, क्या पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 ऑड नंबर दिए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपको ऑड नंबर विषम संख्या दी हुई है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें तीनों की तीनों ऑप्शन क्या है? इवन है। अब तीनों ऑप्शन आपको इवन दिए हुए हैं, अब यहाँ फंस सकते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है? मुझसे बोला गया नंबर 21 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 21 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, 21 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ 3 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर हैं, फटाफट देखें एक बार। ऑप्शन नंबर डी, 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको अंकों का योग चेक करना पड़ता है। योग कर देते हैं भाई, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 9 और 6 15, बिल्कुल मल्टीपल है। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 आ गया। 19 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ? सर आपने 3 का मल्टीपल ही क्यों देखा भाई? कोई रटने वाली मेथड थोड़ा, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप देखो ना, 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 7 आएगा। कोई भी नंबर अगर 21 का मल्टीपल है वो तभी पॉसिबल है जब वो नंबर 3 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। हाँ, एक बात और, मैं ये भी चेक कर सकता था कि सर अगर 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 और 8 दोनों का मल्टीपल होगा, तो 8 का भी होना चाहिए। 8 का होने के लिए 4 का होना कंपलसरी है। 4 का होने के लिए अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइड जाना चाहिए। तो ना तो 58 में 4 का डिवाइड जा रहा है, ना 90 में जा रहा है, तो इसमें अंकों का योग करने की भी नहीं है। तो बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको मल्टीपल का ध्यान रखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई 68। यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 4 है तो साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा क्या आएगा? अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूला होता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू स्मॉल n, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, देन x माइनस 1/x विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ n² - 4। ये जिन लोगों ने अलजेब्रा थोड़ा बहुत भी पढ़ा उनको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अब सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, आप अलजेब्रा क्यों पढ़ा रहे हो हमको? क्योंकि अलजेब्रा वाले फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। क्यों होंगे? x प्लस 1/x का मतलब क्या है? एक नंबर का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है। इसका मतलब अगर मैं साइन को x मानूंगा तो कॉसेक को मैं मानूंगा 1/x। बराबर में कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, मुझसे क्या पूछा है? साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी x माइनस 1/x मुझसे पूछा है। फॉर्मूला लिखा हुआ है रूट ऑफ n² - 4। n का मान आपको 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, रूट 16 माइनस 4 यानी कि रूट 12। अब रूट 12 ऑप्शन में नहीं है तो 4 तिया 12 में ब्रेक करेंगे, और 4 तिया 12 में ब्रेक करूंगा तो 2 बार आएगा 2√3। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ गया 2√3, ठीक है। क्या काम में लिया? अलजेब्रा काम में लिया। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था, आप चाहते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा के अप्लाई कर सकते थे, पर जिन क्वेश्चंस में हमें शॉर्ट तरीका पता रहेगा उन क्वेश्चन के आंसर जल्दी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा एक बार। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त, 2 सर्किल एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, यानी कि जो टच कर रहे हैं वो इंटरनली टच हो रहा है ना। इंटरनली टच देखो कैसे होता है। एक सर्किल मैंने बनाया हुआ है, एक जो दूसरा सर्किल होगा वो इसको अंतःस्पर्श करेगा जिसकी रेडियस क्या है? कम है, ठीक है। इसका सेंटर मैंने O मान लिया। इसकी चूंकि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। सेकंड सर्किल की रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको आगे एलोबरेट करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये टोटल 8 कहलाएगा। सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है 6, इसका मतलब सेकंड सर्किल जो होगा उसका सेंटर भी अंदर आएगा O'। तो O से लेकर O' के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहा है क्या? देखिए O' से लेकर टोटल आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 में से अगर ये 4 सेंटीमीटर लेस होगा तो ये कितना बचेगा? 2 सेंटीमीटर बचेगा। ये डायग्राम बन चुका। मुझसे बोल रहा है कि बड़े वृत्त की सबसे लंबी जीवा ज्ञात करें जो छोटे वृत्त के बाहर है। देखिए वैसे तो किसी भी सर्किल में ना सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कॉर्ड उसका व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। पर इस क्वेश्चन में हम लोग व्यास की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं डायमीटर बनाऊंगा, व्यास बनाऊंगा तो वो छोटे वाले वृत्त के अंदर से पास होगा, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि छोटे वाले वृत्त के बाहर होना चाहिए। तो छोटे वाले वृत्त के बाहर सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो हमेशा छोटे सर्किल को टच करते हुए निकलेगी। इस तरीके से ये कॉर्ड है ना,
इस कॉर्ड को मैंने ए बी नाम दे दिया। क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ ए बी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। ओ डैश ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। ओ डैश से अगर मैं ए को मिलाता हूँ, ओ डैश से अगर मैं ए को मिलाता हूँ तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस कहलाएगी, जो कि मुझे भली भांति मैं परिचित हूँ कि ओ डैश ए का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। सेम केस इस वाले पॉइंट से लेकर ओ डैश के बीच में दूरी कितनी है? इस पॉइंट को मैंने जी नाम दे दिया, तो ओ डैश जी ये आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। इस बात को समझो एक बार, 2 सेंटीमीटर कैसे आएगा? ये पूरा 8 है क्या? कौन सा पॉइंट? जी से लेकर इस पॉइंट को नाम मान लीजिए डी दे देते हैं, जी डी। जी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब इस 8 में से ओ डैश से लेकर डी तक, ओ डैश से लेकर डी तक कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। तो भाई 8 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा तो ओ जी डैश कितना बचेगा? 2 सेंटीमीटर बचेगा, वही लिखा हुआ है। तो ओ डैश जी का मान 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, ये 90 आपको दिया हुआ है, ये वाला एंगल हमेशा 90 होता है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस अप्लाई करके ए जी का मान निकाल सकता हूँ। तो ध्यान से सुनते हो जाना, ए जी का मान कितना आएगा? मैं कह सकता हूँ कि ए जी का स्क्वायर बराबर होगा, ए जी का स्क्वायर बराबर होगा ओ डैश ए का होल स्क्वायर माइनस ओ डैश जी का होल स्क्वायर। देखिए ये तो स्टेप आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में हर एक स्टेप लिखनी नहीं है, आप पाइथागोरस को वर्बली अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। तो ए जी का स्क्वायर कितना आ गया? ओ डैश ए का स्क्वायर माइनस ओ डैश जी का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए जी का होल स्क्वायर कितना आएगा? अभी मैं ए बी नहीं निकाल रहा हूँ, मैंने केवल ए जी निकाला है। अभी बताऊँगा मैं ए बी कैसे आने वाला है, ठीक है। तो ए जी का स्क्वायर देखो कितना आएगा? ओ डैश ए कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ओ डैश जी कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 36 में से 4 गया 32 आ गया, 32 ए जी का स्क्वायर है। तो देखिए ए जी कितना आएगा फिर? ए जी आएगा अंडर 32 को मैं 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 16 का 4 बार आएगा, तो ये आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। किसका मान आया है? ए जी का मान आया 4√2। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एग्जाम के प्रेशर के अंदर काफ़ी चीज़ें हमारे से मिस हो जाती हैं, और जैसे ही हमारा 4√2 आया, 4√2 देखिए जानबूझ के आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग गलती करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। पर आप मुझे खुद बताइए कि क्या ये पूरी कॉर्ड की लंबाई है क्या? नहीं ना, मैंने केवल ए से लेके जी तक की डिस्टेंस निकाली है, ये कितनी है? 4√2। अच्छा, जिस तरीके से मैंने ए जी निकाला है, इसी पूरे मेथड से अगर आप लोग बी जी की लंबाई निकालेंगे तो डेफिनेटली ये भी कितना आएगा? 4√2 आएगा। मुझसे टोटल पूछा गया है ए बी, तो ए बी कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4√2 का डबल, एंड द आंसर विल बी 8√2 सेंटीमीटर। देखिए अच्छा क्वेश्चन था। इस पेपर के अंदर ना कुछ क्वेश्चन वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग पेपर जब दे रहे होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो मैं टाइम लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है ना, उस केस में क्या होता है, अच्छे क्वेश्चंस समझ में कम आ पाते हैं, हम लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाते। बाकी आपको इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जब एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। अगला क्वेश्चन देखें एक बार। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। इसमें एंगल्स की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको दिया हुआ है साइन 72 डिग्री, कॉट 270 डिग्री, माइनस साइन 50, 150 और कॉस 120, ठीक है। देखिए पहले मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ कि साइन 150 कैसे निकलेगा। साइन 150 डिग्री, क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ साइन 90 + 60, तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 150 मतलब 90 + 60, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा ये होता है कॉस थीटा। क्यों होता है? क्योंकि साइन 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 + थीटा जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। 90 पे चेंज होता है, साइन चेंज होगा कॉस में, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 90 + 60 कितना आ जाएगा? कॉस 60। चलो ठीक है। और कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है 1/2। साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। अगला एंगल कौन सा था? कॉस 120। समझते हुए चलना आप लोग सभी, कॉस 120। जैसे मैंने साइन 150 को ब्रेक किया था, ऐसे ही कॉस 120 को ब्रेक कर सकता हूँ मैं, कॉस 90 + 30, कॉस 90 + 30, ठीक है। अब कॉस 90 + 30 समझते हुए चलें। कॉस 90 + 30 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है। थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग बड़े से बड़े एंगल्स को
शॉर्ट फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। 90 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, मतलब मुझे जो भी मिलेगा वो नेगेटिव की फॉर्म में मिलेगा। 90 वाली लाइन पर, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स पर, यानी कि 90 और 270, इस वाली लाइन पर हमेशा फंक्शन चेंज होता है। तो कॉस जो है वो चेंज होता है साइन में, तो माइनस के साइन 30। अब साइन 30 पता होता है 1/2, माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 1/2। मैंने किसकी वैल्यू निकाली है? मैंने वैल्यू निकाली कॉस 120 की, लिख देता हूँ यहाँ पर। ये माइनस पहले से है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन 150 1/2 और कॉस 120 माइनस के 1/2। अच्छा, अब बचा हुआ है साइन 720 और कॉट 270। तो आप इसको भी ध्यान रखें एक बार कि साइन के अंदर, साइन जो फंक्शन है इसके अंदर 90 डिग्री के जितने भी इवन मल्टीपल है, 90 डिग्री के जितने भी इवन मल्टीपल है, हमेशा आपको वैल्यू 0 ला करके देंगे। 720 क्या होता है? 720 जो होता है वो 90 × 8 होता है, 90 × 8। तो 90 × 8 720 आ गया, इसका मतलब 90 का इवन मल्टीपल है। 90 का इवन मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर 180 होता तो भी आप आंसर क्या देते? सर 0 आएगा। 360 कितना होगा? 0 आएगा। 90 चौके 360 होते हैं। 90 × 6 कितने होते हैं? 540। तो साइन 540 डिग्री भी 0 आएगा। तो साइन वाली केस में 90 के जितने भी इवन मल्टीपल होंगे वो हमेशा आपको 0 ला के देंगे। अच्छा सर, जैसे इवन मल्टीपल है वैसे ऑड मल्टीपल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साइन वाले केस में जितनी भी 90 के ऑड मल्टीपल होंगे वो +-1 में आपको वैल्यू देते रहेंगे। प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो क्वाड्रेंट में किस में आ रहा है, ठीक है। अब आगे सुनिए, कॉट 270। जैसे साइन में 90 का इवन मल्टीपल 0 होता है, उसी तरीके से कॉट में 90 का ऑड मल्टीपल हमेशा 0 होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? 90 का ऑड मल्टीपल हमेशा 0 होगा। 90 × 3 होता है 270, इसका मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है तो 0 हो गया। अब देखो फटाफट से 0 - 0। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 × 1/2 1/4, 0 का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। 1/4 मेरा आंसर है। तो कौन? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो केवल वैल्यू पुट करनी थी, आपको आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, 71। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 71। ये कह रहा है कि 4000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि में, 2 वर्ष के टाइम इंटरवल के अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आएगा? साधारण ब्याज आपका SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो 2 साल का अगर आपको डिफरेंस निकालना हो, यानी कि CI2 - SI2, CI2 - SI2, सिंपल सा मामला होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। क्या होता है? P × R/100 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? P का मतलब आप सभी को पता है प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मुझे 4000 रुपये दिया हुआ है। चलिए R का मान कितना है? R का मान 5% है, तो 5/100, 5/100 आपका 1/20 होगा, और 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा 1/400। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन कर लिया करो आप लोग। 10 आपका आंसर आ गया, डिफरेंस आ गया 10 रुपये। आपको पूछे सर फॉर्मूले के अलावा भी मेथड है क्या? काफ़ी सारे मेथड है। आप एक तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हो कि पहले 2 साल का SI निकालो, फिर CI निकालो, फिर डिफरेंस लो। पर ये मेथड काफ़ी ज़्यादा लांदी, आपको अप्लाई भी नहीं करना है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? मैं इफेक्टिव रेट निकाल लूँ। इफेक्टिव रेट देखिए कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव रेट अगर आपको SI की निकालनी है 2 साल के लिए, तो टाइमिंग आपको 2 साल दिया हुआ है, रेट आपको 5% दी हुई है, तो 5 दूनी 10%। SI की इफेक्टिव रेट कितनी आएगी? 10%। सिंपल रेट की इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान होता है। अगर आप 3 साल के लिए निकालना चाहेंगे तो मैं सीधे कह दूंगा सर 5 दिया 15%, 4 साल का 5 चौके 20%। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट। वहीं पर CI की इफेक्टिव रेट निकालना थोड़ा सा SI से टफ होता है। अगर मैं 2 साल के लिए बात करूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको केवल 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो CI की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? ये जो आपने SI की इफेक्टिव रेट निकाली है, ये तो काम में आपको लेना ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाएगा। ऐड क्या होगा वो सुन लीजिए आप लोग। ऐड होता है हमेशा रेट के स्क्वायर डिवाइड में 100, यानी R²/100 ऐड होगा। इतना आपको ऐड करना है। चलो देखो कितना आएगा। रेट का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/100 0.25, 10 पहले से था, तो 10.25% आपका इफेक्टिव रेट आ गया। किसके अंदर? CI के अंदर। भाई हम बोलते हैं ना CI में ब्याज ज़्यादा मिलता है, ब्याज ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है ब्याज ज़्यादा? प्रिंसिपल तो उतना ही है,
आपको रेट भी उतनी दी हुई है, टाइम भी उतनी दी हुई है, फिर CI के अंदर ब्याज ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि CI की जो इफेक्टिव रेट निकल के आती है वो हमेशा SI की इफेक्टिव रेट से ज़्यादा होगी। एक साल से अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ, पहले साल के लिए CI SI दोनों सेम होंगे हमेशा, हर कंडीशन में। ठीक है, अब देखो एक बार मुझसे अंतर ही तो पूछा है, तो 10% और 10.25 का अंतर कितना आ रहा है? 0.25%। तो 0.25% मुझे निकालना है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल 4000 है, कैसे निकलेगा? 4000 इंटू 0.25%, 0.25 बटे 100। ये जो बटे में 100 आ रहा है परसेंटेज की वजह से आ रहा है। अब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में एक बार 100 फिर से आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 25 चौके 100, 4 से 40 आपका 10 बार कैंसिल होगा। आंसर तो आपको वही मिलना है, क्वेश्चन वही है, तो आंसर कितना आ गया? 10 रुपये। तो इफेक्टिव रेट निकाल करके भी आंसर निकाल सकते थे। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मेथड है इफेक्टिव रेट, ये आपको रटना पड़ेगा, P इंटू R बटे 100 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए स्टूडेंट, से लास्ट क्वेश्चन है पेपर का जो आपका हुआ है ऑनलाइन पर। एक DI भी दिया हुआ है, DI में किसी को डाउट हो तो आप लोग पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर DI में डाउट है, बाकी DI काफ़ी ईजी दिया हुआ है। फिर भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन 75, इसमें दिया हुआ है इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 देन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस के 9x5 कितना आएगा? ठीक है, चूँकि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है तो मुझे कहीं ना कहीं क्यूब करना पड़ेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर बोथ साइड क्यूब करने वाला हूँ। सुनना फटाफट से एक बार, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो RHS से जब मैं क्यूब करूँगा तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, वहाँ तो ओपन करने लायक कुछ है भी नहीं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सामने कितना आया था? ऑलरेडी 27 आ चुका है। यहाँ कुछ खास बात हम लोग कर नहीं सकते, 3xy मुझे पता नहीं है। हाँ, मुझे x माइनस वाई का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x माइनस वाई की जगह मैं 3 पुट कर सकता हूँ। तो मेरा देखो आंसर आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy इंटू 3 बराबर में 27 पहले से है, 3 3 9 हो जाएगा, तो आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 9xy कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। यही तो वो पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 9xy कितना आएगा, तो आंसर कितना आ गया? 27। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ये पहला पेपर था, इसका एनालिसिस हमने कराया गया है। आप लोग जितनी भी वीडियो एनालिसिस की मिले उन वीडियो को एनालिसिस करना, फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा आप लोग। थैंक यू।